देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज एक्सप्रेस में। रुक करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का फटाफट अंदाज में। संसद का मानसून सत्र पूरे तरीके से हंगामे से धुल गया है। बुधवार को सत्र खत्म हो गया, लेकिन यहां पर लगातार विरोध जारी रहा। संसद में लगातार सांसदों के साथ बदसलूकी की जो बातें सामने आ रही थी, उसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसको लेकर हंगामा शुरू हो गया। और इसी हंगामे के बीच वीडियो में देखा जा सकता है कि विपक्ष के सांसद राज्यसभा के वेल में आकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस दौरान बड़ी संख्या में मार्शल सांसदों को रोकने का भी प्रयास करने में जुटी थी। वीडियो फुटेज में दिखा दिया गया है कि सांसदों और मार्शल के बीच लगातार धक्का मुक्की भी हुई है और इस दौरान कुछ सांसद मेज पर भी चढ़ते दिखाई दिए, तो कुछ महिला सांसदों और लेडी मार्शल के बीच धक्का मुक्की भी हुई। राज्यसभा में कल हुए हंगामे को लेकर आज विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद में विजय चौक से लेकर संसद भवन तक रोष प्रदर्शन किया और इस दौरान पैदल मार्च भी निकाला। इस दौरान राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया कि विपक्ष को संसद में बोलने की कोई भी वहां पर नहीं दी जा रही है, इजाजत नहीं दी जा रही है और ये लोकतंत्र की हत्या है। इससे पहले आज राज्यसभा में भी विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में विपक्षी दलों के नेताओं ने बैठक की। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने किसानों के मुद्दे पर चर्चा नहीं करवाई है, जासूसी कांड पर भी चर्चा नहीं करवाई। सरकार विपक्ष की आवाज को दबा रही है और देश की 60% जनता की आवाज नहीं सुनी गई है। जनता की आवाज का अपमान हुआ है, जो कि किसानों के मुद्दों पर भी संसद के अंदर नहीं उठा सके हैं, इसलिए बाहर आए हैं। ये लोकतंत्र की हत्या से कम नहीं। विपक्ष के पैदल मार्च के बाद विपक्ष के ही कई नेता उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से भी मिले और अपनी मांगों को लेकर उन्होंने वेंकैया नायडू को ज्ञापन भी सौंपा। साथ ही साथ उन्होंने संसद में विपक्ष के नेताओं की पिटाई को लेकर लोकतंत्र की हत्या बताया। ट्विटर पर कांग्रेस नेताओं और खुद का अकाउंट बंद होने के बाद से ही राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला जारी है। अब राहुल गांधी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम की अपनी ताजा पोस्ट में लिखा है कि डरो मत, सत्यमेव जयते। इसके साथ उन्होंने कई स्लाइड्स भी पोस्ट की हैं। राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर लिखा, अगर किसी के प्रति दया या सहानुभूति दिखाना क्राइम है तो मैं अपराधी हूं। अगर रेप मर्डर पीड़ित के लिए न्याय मांगना गलत है तो मैं दोषी हूं। और राहुल ने आगे लिखा कि वो हमें एक प्लेटफॉर्म पर लोग कर सकते हैं, लेकिन वो लोगों के लिए उठने वाली हमारी आवाज को बंद नहीं कर सकते हैं। दया, प्यार, न्याय का संदेश वैश्विक है। 1.3 बिलियन भारतीयों को चुप नहीं कराया जा सकता। वहीं ट्विटर पर भी कांग्रेस, उनके नेताओं, संगठन के अकाउंट को बंद होने के बाद विरोध लगातार जता रहे हैं। तमाम नेता यहां पर विरोध जता रहे हैं और इसी बीच कांग्रेस भी इस दौरान विरोध जताती नजर आई है। कांग्रेस का दावा है कि उनके जो अकाउंट ब्लॉक किए गए हैं, ये सरासर सरकार का ही इसमें हाथ है। इस पर कांग्रेस नेता श्रीवास ने अपने ट्विटर अकाउंट का नाम ही बदल दिया है और नाम बदलकर राहुल गांधी रख लिया है। साथ ही साथ उनकी फोटो भी अपने अकाउंट पर लगा दी है। श्रीनिवास ने ट्वीट किया कि तुम कितने ट्विटर अकाउंट रोकोगे, हम कार्यकर्ता राहुल गांधी की आवाज बनकर तुमसे तीखे सवाल पूछेंगे। आइए मिलकर इस जन आंदोलन का हिस्सा बनते हैं। पार्टी का आरोप है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव अजय माकन, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, लोकसभा में पार्टी के व्हिप
मणिकम टैगोर, असम कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र और महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव ने ट्विटर अकाउंट लॉक किए हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने भी राहुल गांधी की फोटो अपने ट्विटर अकाउंट की प्रोफाइल पर लगा दी है। ट्विटर पर हमला बोलते हुए प्रियंका गांधी ने लिखा, कांग्रेस के इतने नेताओं के अकाउंट बंद करके ट्विटर ने लोकतंत्र की हत्या के लिए बीजेपी संग सांठगांठ कर ली है। अपने ट्वीट में प्रियंका ने लिखा, ट्विटर कांग्रेस के अकाउंट को सस्पेंड करने के लिए अपनी पॉलिसी अपना रहा है या फिर मोदी सरकार की। एससी कमीशन ने ऐसी ही फोटो ट्वीट की थी और उसका अकाउंट क्यों लॉक नहीं किया गया। कांग्रेस और राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने पर भारतीय ऐप कू का भी बयान सामने आया है। कू ऐप के को फाउंडर अप्रमेय राधाकृष्णन ने कहा कि जब भी किसी सामग्री कंटेंट पर सवाल उठता है तो उससे सही तरीके से निपटा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के कंटेंट पर सवाल हैं उससे भी सम्मानजनक तरीके से संपर्क किया जाना चाहिए। किसी भी सामग्री की वजह से कू ऐप किसी शख्स की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नहीं छीनता है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की नजर किसानों पर भी है और यही वजह है कि बीजेपी किसानों को लेकर 16 अगस्त से बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। यूपी के पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसी को लेकर बीजेपी पर तंज भी कसा है। अखिलेश ने कहा कि चुनाव के समय ही बीजेपी को किसानों की याद आई है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि बातों की खेती करने वाली बीजेपी यूपी में किसान सम्मेलन करेगी। अखिलेश ने गुरुवार सुबह एक ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा, सुना है बातों की खेती करने वाले बीजेपी यूपी में किसान सम्मेलन करेगी। अन्नदाता का मतदाता बनाने का समय जब निकट आया है तब जाकर बीजेपी को किसानों की याद आई है। किसान भाजपाइयों के बहकावे फुसलावे में नहीं आने वाले हैं। 2022 में किसान एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ मतदान करेंगे। उत्तर प्रदेश मिशन 2022 के लिए कांग्रेस ने पूरी तरह से कमर कस ली है। कांग्रेस यूपी चुनाव के लिए 38 सदस्यीय चुनाव समिति के ऐलान के बाद अब गांव में अपना सियासी आधार बढ़ाने के लिए जनसंवाद भी शुरू करने जा रही है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सूबे के 30,000 गांव और वार्डों में 75 घंटे का प्रवास कर लोगों के साथ संवाद स्थापित करेंगे। कांग्रेस आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर उत्तर प्रदेश में जय भारत महासंपर्क अभियान 19 अगस्त से शुरू करने जा रही है। कांग्रेस के छोटे बड़े तमाम नेता प्रदेश के गांव में 75 घंटे प्रवास करेंगे। महाराष्ट्र में एनसीपी ने राज्य में कोविड-19 के टीकों की कमी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। एनसीपी ने केंद्र सरकार पर उंगली उठाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र को वैक्सीन की सप्लाई न करने के कारण राज्य में टीकाकरण केंद्रों को बंद करना पड़ा है। एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने कहा है कि राज्य में टीकाकरण की गति को बाधित हो रही है क्योंकि केंद्र महाराष्ट्र को पर्याप्त टीके उपलब्ध नहीं करा रही है और इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने फैसला भी लिया है कि वो लोन के आधार पर प्राइवेट अस्पतालों से टीका लेगी और बाद में उपलब्ध होने पर उन्हें वापस कर देगी।
उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें गंगा नदी में एक घर बहता हुआ दिखाई दे रहा है और इस बहते हुए घर को देखकर बरिया घाट पर मौजूद लोग हैरान रह गए हैं और किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। कंक्रीट से बना पक्का घर पानी में ऐसे बह रहा है जैसे पानी में कोई नाव तैर रही हो। इस नजारे को देखकर हर कोई अचरज में पड़ गया है। दरअसल यूपी में आई बाढ़ से हालात खराब है, लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के 24 जिलों में 605 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। हमीरपुर, बांदा, जालौन सबसे ज्यादा प्रभावित शहर हैं। गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ की वजह से खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। नाव के जरिए लोग इधर से उधर जा रहे हैं। एक और जहां किन्नौर में जिंदगी पर आफत की पहाड़ टूटी है तो वहीं यूपी के प्रयागराज में पानी का कोप बरसा है। गंगा यमुना के साथ सहायक नदियों में आई सैलाब से प्रयागराज के निचले हिस्से डूब गए हैं। बाढ़ का पानी घरों की पहली मंजिल को डुबा चुका है। बस्तियों में नाव चलने लगी है। प्रयागराज के करेली इलाके के गोसनगर मोहल्ले में ससुर खदेरी नदी में उफान में गोसनगर में 500 से ज्यादा मकानों के तकरीबन 4,500 की आबादी फंसी हुई है। लोग पहली मंजिल तक बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं और उन घरों में फंसे हुए हैं जिन सड़कों पर लोग मोटरसाइकिल और मोटर गाड़ियों से चलते थे। वहां पर हालात ये है कि नाव चल रही है। गंगा के पानी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है जिसके कारण पटना के गुलाबी घाट पर जल जमाव हो गया है और स्थिति लगातार बिगड़ रही है। बिजली शवदाह के जलमग्न हो जाने के बाद लोगों को लकड़ी पर ही अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करना पड़ा है, लेकिन इस समय वो प्रक्रिया भी चुनौती से भरी है। विद्युत शवदाह ग्रह के जलमग्न होने के साथ ही लकड़ी से अंतिम संस्कार करने के लिए पास में जो 4 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं वहां भी गंगा का पानी घुस चुका है। अंतिम संस्कार के लिए मृतक के शरीर को परिजनों के द्वारा कंधे पर उठाकर पानी में चलकर उन प्लेटफॉर्म तक तो पहुंचना पड़ रहा है। ऐसे में अंतिम संस्कार जैसी प्रक्रिया भी खतरे से खाली नहीं। टोक्यो ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा की वर्ल्ड रैंकिंग में भी इजाफा हुआ है। वो वर्ल्ड नंबर 2 पर पहुंच गए हैं। उनसे ऊपर जर्मनी के जोहानस वेटर हैं। नीरज के 1315 पॉइंट हैं जबकि वेटर के 1396 पॉइंट है। पोलैंड के मार्सिन तीसरे, चेक गणराज्य के जैकब चौथे स्थान पर और जर्मनी के जूलियन वेबर 5वें नंबर पर हैं। नीरज ने टोक्यो खेलों में 87.58 मीटर जैवलिन फेंककर देश को ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में पहला ओलंपिक मेडल दिलाया था और वो ओलंपिक में भारत की ओर से इंडिविजुअल में गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। 13 साल पहले 2008 में बीजिंग में जो ओलंपिक हुआ था उसमें भी हमें गोल्ड मिला था। बॉलीवुड सेलेब्स एक के बाद एक ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू से मिलने की कोशिशें कर रहे हैं और इसी बीच सलमान खान भी अब मीराबाई चानू से मिले हैं। इसी के बाद उन्होंने एक फोटो भी शेयर की है। सलमान खान ने फोटो शेयर करने के साथ साथ एक लविंग नोट भी लिखा। सलमान खान का कहना है कि वो मीराबाई से मिलकर कितना खुश महसूस कर रहे हैं। फोटो के साथ कैप्शन में सलमान ने लिखा, मीराबाई चानू हमारी सिल्वर मेडलिस्ट, आपके लिए मैं बहुत खुश हूं। आपसे मिलकर मुझे बेहद खुशी महसूस हुई। मैं आपको बधाई देता हूं। फोटो में आप देख सकते हैं कि सलमान खान ने पारंपरिक स्कार्फ पहना हुआ है। मीराबाई ने सलमान को यह तोहफा दिया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं अगली अहम खबरों का फटाफट अंदाज में। अफगानिस्तान में तालिबान अपना दबदबा कायम करने के लिए अब राजनेताओं के परिवार को भी निशाना बना रहा है। न्यूज यूनिक की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अब्दुल राशिद दोस्तम के बेटे को जजवान एयरपोर्ट से अगवा कर लिया है। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने एक दिन पहले बुधवार को ही अब्दुल राशिद दोस्तम से मुलाकात की थी। दोस्तम उत्तरी अफगानिस्तान के बड़े नेता हैं। उन्होंने 90 के दशक में जिस तरीके से काम किया था वो सभी को पता है। उन्होंने 90 के दशक में अफगानिस्तान से लोहा लिया था। वैक्सीन को लेकर इमरान खान का आंख मूंदकर चीन पर भरोसा करना पाकिस्तान के लोगों को बड़ा भारी पड़ गया है। चीनी वैक्सीन लगवाने के बाद भी पाकिस्तानियों को सऊदी अरब में एंट्री की इजाजत नहीं है। दरअसल पाकिस्तान उन 9 देशों में शामिल है जहां के लोगों को उम्रा तीर्थ यात्रा के लिए सऊदी अरब में एंट्री से रोक दिया गया था। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के लोगों को उम्रा यात्रा के लिए सऊदी अरब की यात्रा करनी पड़ रही है और उसकी मंजूरी नहीं मिल रही है। हालांकि सऊदी अरब सरकार ने वैक्सीन लगवा चुके लोगों को छूट दे दी है, मगर पाकिस्तान की मुसीबत अब भी कम नहीं हुई है, क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादातर लोगों ने चीनी वैक्सीन ही लगवा ली है और सऊदी अरब ने चीनी वैक्सीन को उम्रा के लिए मानक नहीं माना है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की भारत से अमेरिकी की बढ़ती नजदीकियों पर लगातार बौखलाहट दिख रही है और इसी बौखलाहट के बीच जो बाइडेन के फोन का इंतजार कर रहे इमरान खान ने अमेरिका पर जमकर भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब भारत के साथ दोस्ती मजबूत कर रहा है और इसी वजह से बाइडेन सरकार उनके साथ अलग तरीके का व्यवहार कर रही है। अफगानिस्तान में फैली गंदगी को साफ करने के लिए ये फायदेमंद है। इमरान खान ने आरोप लगाया है कि ये बयान ऐसे समय में आया है जब बाइडेन की फोन नहीं करने से उनकी सरकार बुरी तरीके से बुखलाई हुई है। वहीं अमेरिकी प्रशासन लगातार इमरान सरकार पर दबाव डाल रहा है कि वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके तालिबान और अफगान सरकार के बीच समझौता कराए। ब्रिटेन सरकार के भारत पर लिए गए एक फैसले को लेकर पाकिस्तान को तीखी मिर्ची लगी है। बौखलाई पाकिस्तान ने ब्रिटेन को चिट्ठी लिखकर भेदभाव का आरोप लगाया है। दरअसल ब्रिटिश सरकार ने भारत से यात्रा पाबंदी को हटाते हुए उसे रेड लिस्ट से निकालकर एम्बर सूची में डाल दिया है, जबकि पाकिस्तान को रेड लिस्ट में बरकरार रखा गया है। इसी बात को लेकर इमरान खान सरकार को मिर्ची लगी है। इस महीने की शुरुआत के साथ ही सोने चांदी की कीमतों में मंदी का दौर चल रहा था। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार गुरुवार यानी आज सोने के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। 259 रुपए की बढ़त के साथ 999 शुद्धता वाले सोने की कीमत 46,000 प्रति 10 ग्राम हो गई है और इसी के साथ 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव 146 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 62,000 के पार पहुंचा। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 4,660 रुपए प्रति बैरक है और 22 कैरेट सोने का भाव 42,068 रुपए है।
दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट डेटा की खपत भारत में होती है। साथ ही भारत स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्ट टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का बड़ा मार्केट भी है। शायद यही वजह है कि टाटा समूह धीरे धीरे ही सही मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में अब कदम रख रहा है। टाटा समूह के इस फैसले से मुकेश अंबानी के रिलायंस जियो और एलन मस्क के स्टारलिंक प्रोजेक्ट को जोरदार झटका लग सकता है। जहां एक तरफ जियो भारत में जोर शोर से जियो फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस को रोल आउट कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एलन मस्क अपनी स्टारलिंक सर्विस को जल्द भारत में लॉन्च करने जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच टाटा ग्रुप की ब्रॉडबैंड सर्विस लॉन्च करने की खबर से एलन मस्क और जियो की टेंशन बढ़ सकती है। क्रिप्टो एक्सचेंज और क्रिप्टो करेंसी वॉलेट यूनिकॉर्न ने भारत में अपने यूजर्स को खास तोहफा दिया है। यूनिकॉर्न के यूजर्स अब बिटकॉइन की मदद से पिज्जा, कॉफी, आइसक्रीम जैसे कंज्यूमर आइटम्स खरीद सकेंगे। इस वॉलेट की मदद से यूजर्स किसी प्रोडक्ट के लिए कैश के बजाय डिजिटल कॉइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूनिकॉइन के सीईओ और को फाउंडर सात्विक विश्वनाथ ने बताया कि दुनिया भर में कई बिटकॉइन यूजर क्रिप्टो करेंसी और बार्टर एसेट के रूप में स्वीकार कर रहे हैं और उसकी ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। भारत में ऐसा अब तक नहीं हुआ है, इसलिए कंपनी ने यह तय किया है कि इस बारे में भारत सब्सक्राइबर्स को भी एजुकेट किया जाए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने गुरुवार सुबह 5:45 पर सैटेलाइट ESO-3 को लॉन्च किया। इसकी लॉन्चिंग तो सही रही, लेकिन इसके बाद क्रायोजेनिक इंजन के आंकड़े मिलने बंद हो गई और इसरो ने सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। सारे स्टेज अपने तय सीमा पर हो रहे थे। पूरी यात्रा 18 मिनट 39 सेकंड की थी, लेकिन आखिरी में EOS-3 के अलग होने से पहले क्रायोजेनिक इंजन में कुछ खराबी आई, जिसकी वजह से इसरो के आंकड़े मिलने बंद हो गए थे। थोड़ी देर जांच करने के बाद मिशन कंट्रोल सेंटर में बैठी इसरो चीफ डॉक्टर के सिवन को इसकी जानकारी दी गई। उसके बाद घोषणा की गई कि EOS-3 मिशन आंशिक रूप से विफल रहा। डांस रियलिटी शो सुपर डांसर 4 में बिना चर्चा में बना हुआ है। 19 जुलाई को पोर्नोग्राफी केस में राजकुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद से शिल्पा शेट्टी शो से नदारद है। शिल्पा के बाद अब कोरियोग्राफर गीता कपूर भी आने वाले एपिसोड में नजर नहीं आएंगी। गीता को कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस रिप्लेस करेंगे। गीता कपूर जल्द ही शो में वापसी करेंगी। स्पोर्ट बॉय की रिपोर्ट के अनुसार गीता कपूर ने शो नहीं छोड़ा है। अपकमिंग एपिसोड की शूट के लिए गीता अपनी खराब तबीयत के चलते नहीं आ सकी हैं, इसलिए गीता कपूर को गैर मौजूदगी में मेकर्स ने टेरेंस लुइस को बुलाया है। बिग बॉस OTT में धीरे धीरे कंटेस्टेंट आपस में टकराने लगे हैं। वोट सिलेक्ट पर लाइव आने वाली शो में इस कई कंटेस्टेंट के सब्र का बांध टूटता नजर आ रहा है। ऐसा ही एक वीडियो वोट सिलेक्ट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर किया है, जिसमें भोजपुरी एक्ट्रेस और सिंगर अक्षरा सिंह पूरी तरह से खफा नजर आ रही है। अक्षरा गुस्से में कांप रही है और घर वालों को खरी खोटी भी सुना रही है। यही नहीं, इस वीडियो में अक्षरा सिंह अपने आत्मसम्मान की खातिर लड़ रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि अक्षरा सिंह का प्रतीक सहजपाल, राकेश बापट और नीहब हसीन समझाने की कोशिश भी कर रही हैं, लेकिन अक्षरा सिंह गुस्से से भरी हुई हैं और किसी की सुनने को तैयार नहीं है। वो गुस्से से कांप रही है और कह रही हैं कि उनसे दूर चले जाओ, उनका बीपी बढ़ रहा है। यही नहीं, उनके बिहारी होने को लेकर भी कुछ लोगों ने बात कही थी। अक्षरा ने उनको भी खरी खोटी सुनाई है।
फिलहाल के लिए एनबी न्यूज एक्सप्रेस में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।